नमस्कार, स्वागत है आपका द बुक टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एंग्लो सेक्सन पीरियड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, एंग्लो सेक्सन पीरियड शुरू होता है 449 एडी से लेके चलता है 1066 एडी तक। तो 1066 एडी में क्या हुआ था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ 1066 एडी में, उससे पहले तक कौन सा पीरियड चल रहा था? एंग्लो सेक्सन पीरियड। तो आज हम सिर्फ एंग्लो सेक्सन पीरियड के बारे में ही बात करेंगे और स्पेसिफिकली इसका जो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसकी बात करेंगे। तो मेरा नाम है कन्हैया और आई डिड माई बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी and currently I'm pursuing my master's degree in comparative literature from University of Hyderabad, and I also qualified UGC NET of December 2023। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन और अब हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड का, जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो टाइमलाइन की हमने बात कर ही ली कि ये शुरू होता है 449 और चलता है 1066 एडी तक। तो बीसी में कंफ्यूज मत होना, यह है एडी। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनली नोन एज डार्क एजेस, तो इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है। तो डार्क एजेस इसको किसने कहा सबसे पहले? तो वो थे एक इटालियन पोएट पेट्रार्क। कौन थे? पेट्रार्क, जिनके बारे में आप जानते होंगे या नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो अब ये जो पीरियड है डार्क एजेस या फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड, तो ये क्या था? बिल्कुल टाइम ऑफ वॉर, कि एक दूसरे किंगडम से आपस में वॉर चल रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स थी। ठीक है, तो एक दूसरे से कांस्टेंट वॉर पे चल रहे थे ये लोग। अब क्या होता है? इसी टाइम में होता है ब्रेकिंग अप ऑफ रोमन ब्रिटेनिया, कि पहले यहाँ क्या रोमन्स रूल कर रहे थे ब्रिटेन पे। तो अब रोमन ब्रिटेन ब्रेक होगा और जो ब्रिटेन है वो सेपरेबल किंगडम्स में बट जाएगा। तो कौन कौन से किंगडम में बटेगा उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी टाइम में क्या होता है यहाँ पे? रिलीजियस कन्वर्जन, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो एंग्लो सेक्शंस जो आए उससे पहले यहाँ कौन रूल कर रहे थे? रोमन्स। और रोमन से भी पहले यहाँ ट्राइब्स रहती थी, सेल्टिक ट्राइब्स, जिनको कहा जाता था सेल्टिक ट्राइब्स। तो रोमन्स भी यहाँ बाद में आए। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि रोमन्स रह रहे थे पहले से, रोमन्स तो रोम से थे। ठीक है, तो ये लोग भी किसके ऊपर इन्वेड करके आए थे? सेल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले कौन रह रहा था? सेल्ट्स। तो जैसा कि हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से बिटवीन 800 एंड 600 BC। ठीक है, यहां बात हो रही है एडी में। ठीक है, लेकिन ये कब टाइम था? 800 एंड 600 BC। तो यहां पे सेल्ट्स नाम से ट्राइब्स रहती थी और सेल्ट्स में भी दो ग्रुप थे, एक थे ब्राइथन्स और ब्रिटन्स, और दूसरा एक ग्रुप था जिसको कहा जाता था गेल्स। ठीक है, तो ये लोग सेटल हुए लार्जेस्ट आइलैंड ब्रिटेन पे। तो ब्राइथन्स या ब्रिटन्स तो सेटल हुए द लार्जेस्ट आइलैंड ब्रिटेन पे, और जो गेल्स थे वो सेटल हुए ऑन द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड नॉन टू अस एज आयरलैंड। ठीक है, तो ये लोग आयरलैंड पे आए और अपना रूल इस्टेब्लिश करा, और ब्राइटन्स ने ब्रिटेन के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश करा। तो रोमन से पहले यहाँ थे सेल्ट्स, और यही ब्रिटन्स या ब्राइथन्स, ये जो ट्राइब है, इसी के नाम पे ब्रिटेन का नाम पड़ा ब्रिटेन। ठीक है, तो अब ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन क्यों पड़ा, कब पड़ा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये रिलेटेड है ब्राइटन से, क्योंकि यहाँ ब्राइटन्स रहते थे। इट इज द लैंड ऑफ ब्राइटन्स एंड दैट्स व्हाई इट इज ब्रिटेन। अब आगे हम बात करते हैं सेल्ट्स के बारे में ही, कि ये जो ब्रिटन्स और गेल्स जो थे
इनको, इस ट्राइब को कहा जाता था मेनली सेल्ट्स, और इसी के अंडर में आते थे ब्रिटन्स और गेल्स। तो ये पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे, जो कि बिलीव करता था एनिमिज्म में। एनिमिज्म जिसको बोलते हैं स्पिरिट्स, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिट्स। तो अब ये लोग क्या थे, फार्मर्स थे और हंटर्स थे। इसकी बात हो रही है यहाँ पे ब्राइटन्स और गेल्स की। तो गेल्स और ब्राइटन्स जो थे उन्हीं को हम सेल्ट्स बोलते हैं, और ये लोग फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे, और इन्होंने अपने आप को क्लेन्स में, यानी कि ग्रुप्स में, जैसे ग्रुप होता है ना, जैसे किसी किंग का एक क्लेन होता है उसी टाइप से, तो इस क्लेन में ये लोग रहते थे। और क्लेन के अंदर जब बात आएगी तो यहाँ एक चीफ होगा, ठीक है। तो यहाँ जो चीफ्स थे उनसे ये लॉयल्टी रखते थे, हियरसम लॉयल्टी, एकदम मतलब पूरा लॉयल। मिर्जापुर में बोलते हैं ना मुन्ना भैया कि हमारे साथ रहना होगा तो लॉयल रहना होगा, वो वाला। तो अब इनके जो प्रीस्ट थे, क्योंकि अब ये पेगनिज्म में बिलीव करते थे, इनका रिलीजन क्या हो गया, पेगन, पेगनिज्म या फिर पेगन्स हो गए ये लोग। और इनके प्रीस्ट जो होते थे उनको हम बोलते थे ड्रूइड्स। अब ड्रूइड्स का क्या काम था, गो बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल। तो ये लोग हैं कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करते थे गॉड और पीपल के बीच में, ठीक है। तो ये तो हुई हिस्ट्री सेल्ट्स की। अब हम बात कर लेते हैं रोमन इन्वेजन की, कि रोमन इन्वेजन जब हुआ तो उसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो रोमन इन्वेजन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये शुरू हुआ है 43 एडी के अंदर। 43 एडी में रोमन्स ब्रिटेन पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेड करते हैं, और किसके अंडर में कराइए, क्लोडियस के। क्लोडियस, जो क्लोडियस था उसने अपने लेजेंड्स भेजे यहाँ पे, ठीक है। लेजेंड्स, LEGIONS। लेजेंड्स क्या होते थे, ये एक आर्मी का जो एक टुकड़ी होता था जिसमें 3000 से लेके 3000 से लेके 6000, ठीक है, 6000 सैनिक रहते थे, और जिसके अंदर घुड़सवार भी शामिल थे, ठीक है। तो अगर कहीं आपको पढ़ने में मिले कि लेजेंड्स के साथ अगर रोमन्स आए, तो लेजेंड्स क्या होते थे, एक सेना की टुकड़ी होती थी जिसमें 3000 से लेके 6000 तक सैनिक होते थे, और जिसमें घुड़सवार भी होते थे, ठीक है। और घुड़सवार को क्या बोलते हैं, जो आर्मी घुड़सवार होती है उसको बोलते हैं कैवलरी, ठीक है। और अब इनके आने से क्या हुआ, देख इससे पहले क्या हुआ कि जो ये लोग रहते थे सेल्ट्स, तो इनके पास अपना ऐसा कोई आर्मी नहीं था, कोई स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहली बार यहाँ मिलिट्री स्ट्रांग हुई। रोमन एम्पायर जब अब इन्वेड करता है ब्रिटेन पे, तो पहली चीज यहाँ पे होती है स्ट्रांग मिलिट्री मिलती है इनको, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस हो गई। और अगर इनकी आर्मी स्ट्रांग है तो खास बात क्या होगी इसकी, कि दूसरों को ये हटा सकते हैं वहां से। तो इन्होंने आते ही क्या करा, जो सेल्ट्स थे उनको वेल्स एंड आयरलैंड के अंदर पुश कर दिया, भगा दिया कि जाओ अब यहां हम रहेंगे, वो वाला। तो लेकिन रोमन्स के आने से एक बढ़िया चीज ये हुई कि अब इन लोगों के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो गई। तो इन्होंने प्रिवेंट करा क्या, वाइकिंग्स को प्रिवेंट करा यहाँ पे अटैक करने से, यहाँ पे इन्वेड करने से, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि वाइकिंग आ जाते हैं यहाँ पे। तो इनका एक प्लस पॉइंट ये था कि अब यहाँ की जो आर्मी हुई, मिलिट्री हुई, वो स्ट्रांग हो गई रोमन्स के आने से। तो रोमन्स के टाइम पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अच्छा सा आया, ठीक है। तो अच्छी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। लेकिन जब 410 एडी 410 एडी क्या हुआ था, रोमन एम्पायर पे बारबेरियंस ने अटैक करना चालू कर दिया था। तो रोमन्स ने अपनी आर्मी को वहां फिर से बुला लिया, वापस बुला लिया, ठीक है। तो बारबेरियंस उस टाइम पे अटैक कर रहे थे। बारबेरियंस कौन थे,
ये जर्मेनिक ट्राइब्स थी बेसिकली। और अगर हम एक हिस्टोरियन टेसिटस जो था रोम का ही, ठीक है, उसने 98 एडी में अपनी एक बुक लिखी जर्मेनिया नाम से। तो जर्मेनिया के अंदर क्या था, उसने इन बारबेरियंस के बारे में मेंशन करा कि ये जो बारबेरियंस थे, जर्मेनिक ट्राइब्स थी, ये कैसे मतलब अनसिविलाइज्ड लोग थे, बारबेरियंस थे। और इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ कि उसने क्यों लिखा उसके बारे में, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके क्रिश्चियंस के सामने कि देखो जो क्रिश्चियंस नहीं होते वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, बारबेरियंस होते हैं और इस टाइप से होते हैं, तो तुमको भी क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, वो वाला कि हम अच्छे हैं, हम रोमन्स हैं, हम क्रिश्चियंस हैं और हम सिविलाइज्ड हैं। और ये देखो ये जर्मेनिया के अंदर जो उसने जो बताया बारबेरियंस के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, कि ये देखो कितने अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें ताकि आपको पता लगेगा कि अब बारबेरियंस का जब अटैक हुआ तो कौन बारबेरियंस थे, यही जिनको टेसिटस ने अपनी जर्मेनिया में मेंशन करा था। टेसिटस नाम याद रख लेना हिस्टोरियन का, कहीं अगर पूछ ले कि जर्मेनिया किसने लिखी तो टेसिटस, और कब लिखी, 98 एडी में। तो अब रोमन एम्पायर के ऊपर बारबेरियंस ने अटैक करना चालू कर दिया। तो अब रोमन्स ने क्या करा, अपनी आर्मी को फिर से रोम में बुला लिया, ठीक है। रोमन्स ने ब्रिटेन से अपनी आर्मी को फिर से रोम में बुला लिया। तो जैसे अब रोमन्स ब्रिटेन को छोड़ेंगे कि अब इनको जाना है अपना खुद का घर बचाना है पहले, तो इन्होंने जैसे ही ब्रिटेन छोड़ा तो अब क्या हुआ कि ये जो पहले स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनी हुई थी रोमन्स की वजह से, तो एक तो वो खत्म हो गई, फिर गवर्नमेंट फेल अपार्ट, क्योंकि इतने दिन तो रूल कौन कर रहा था, रोमन्स। और अब जब रोमन्स चले गए तो इनके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था या ऐसा कुछ अथॉरिटी नहीं थी जो इनको रूल कर सके सही से। और अब जो इनकी लैंग्वेज है वो क्या थी, लेटिन उस टाइम पे, और रिलीजन है मेनली क्रिश्चियनिटी रोमन्स के टाइम पे। और ये तो बात हुई रोमन एम्पायर की। बाकी जो सेल्ट्स थे वो तो क्या थे, पेगन्स थे। रोमन्स के आने के बाद क्रिश्चियनिटी आई थी यहाँ पे। और अब अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें हम एंग्लो सेक्सन पीरियड में, तो इससे पहले कि हम बात करें इन इवेंट्स की, पहले एक बार हम मैप के माध्यम से जान लेते कि जब कौन रोमन्स चले गए थे, ठीक है। तो रोमन्स ने जैसे ही छोड़ा ब्रिटेन को, अब क्या हो गया कि यहाँ से पिक्ट्स ने अटैक करना चालू कर दिया, यहाँ स्कॉट्स ने अटैक करना चालू कर दिया ब्रिटेन पे। तो इनके पास तो अपनी ना कोई आर्मी है ना इनको कोई सेव करने वाला है। तो अब यहाँ दो स्टोरीज हैं अपने पास, ठीक है, दो अलग अलग स्टोरीज है। और मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही स्टोरीज जैसा आपको ठीक लगे वो अपने पास रख लेना। और मेरा तो ये है कि दोनों ही जान लो और जहां आपको काम आए उस स्टोरी को चिपका दो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या आएगा, 410 में रोमन्स चले जाते हैं और 450 इस टाइम के बीच में यहाँ पे जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन, एंजल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स, ये ट्राइब इन्वेड करती है। कहाँ इन्वेड करती है, बाल्टिक शोर्स ऑफ जर्मनी से इन्वेड करती है ब्रिटेन पे। तो यही लोग थे एंग्लो सेक्सन्स। एंग्लो सेक्सन क्यों, एंगल्स और सेक्सन्स ये दोनों मेजर ट्राइब्स थी। जूट्स तो है ना कि इनका कहीं पे रूल है कहीं नहीं है, मतलब वो बहुत एक छोटा सा, बेसिकली ज़्यादा कोई पावर नहीं थी इनके हाथ में। तो मेन जो ट्राइब होंगी उनके बारे में अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्सन यानी कि एंगल्स और सेक्सन्स। और यही जो एंगल्स थे इनके ऊपर इस लैंड का नाम पड़ा, ब्रिटेन के जो लैंड था उसके ऊपर जब ये एंग्लो सेक्सन आए, ठीक है। तो ये जो एंगल्स ट्राइब है इसके नाम पे नाम पड़ा है एंगल लैंड। और जिसके बाद अगर आपको पता हो तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अगर नाम आपको क्यों पड़ा कोई पूछ ले, आज के बाद याद रखना कि एक ट्राइब थी एंगल्स जिसने इन्वेड करा ब्रिटेन पे। और कौन सी ट्राइब थी, एंगल्स जो जर्मेनिक ट्राइब थी। तो इन्होंने जब इन्वेड करा तो उसी टाइम पे इस लैंड का नाम पड़ा एंगल लैंड,
क्योंकि एंगल्स रूल करते थे और यही बाद में जाना गया इंग्लैंड के नाम से। और अब क्या होगा, स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स बनेगी, ठीक है। और एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की की बात करें ना, तो ये कि 7 किंगडम्स में बट गया था इंग्लैंड, अगर हम आज के वाला बात करें, या फिर ब्रिटेन जो सही कहना रहेगा, 7 किंगडम्स में, ठीक है। और कौन कौन सी किंगडम थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अब जो सबसे बड़ी बात है इनकी, नो रिटन लैंग्वेज। तो इन ट्राइब्स की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी, तो जितना भी जो लिटरेचर हिस्ट्री जो भी था वो क्या था, ओरल। उस टाइम तक सब कुछ ओरल ही चल रहा था। अब ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, दे सपोर्टेड देमसेल्व्स थ्रू फार्मिंग एंड हंटिंग। और एक दूसरी स्टोरी के माध्यम से अगर हम जाने तो ये जो सी के पास रहते थे, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग क्या करते थे, फिशिंग। तो ये अच्छे फिशरमैन थे। और अब बात करते हैं मैप के माध्यम से, ये लोग कहाँ कहाँ से आए, कब आए, क्या हुआ, ये सब। तो जैसे रोमन छोड़ते हैं ब्रिटेन को, तो उसके बाद आ जाते हैं, एक तो आएंगे जूट्स, फिर एंगल्स और सेक्शंस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे रोमन्स ने छोड़ा ब्रिटेन को, तो उसके बाद यहाँ से पिक्ट्स और स्कॉट्स ने अटैक करना चालू कर दिया था। तो एक स्टोरी की हम माने तो उसके हिसाब से तो ऐसा है कि ये पिक्ट्स और स्कॉट्स इनसे बचने के लिए ब्रिटेन्स ने क्या करा, हेल्प मांगी। किससे, यही ट्राइब्स जो है एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, इनसे ब्रिटेन ने हेल्प मांगी, ठीक है। और एक दूसरी स्टोरी ये है कि रोमन्स ने जब लीव करा ब्रिटेन को, तो उसके बाद यहाँ की आर्मी कमजोर हो गई थी, क्योंकि आर्मी तो थी ही नहीं इनके पास। तो ये जो है एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, इन्होंने अटैक करके इन्वेड कर लिया जबरदस्ती। तो वो दोनों ही स्टोरीज हैं। अब या तो ऐसा है कि इन्होंने हेल्प मांगी ब्रिटेन्स ने, ताकि ये लोग पिक्ट्स और स्कॉट्स से खुद को बचा सकें, और या फिर ऐसा है कि ये लोग हेल्पलेस हो गए थे और ये ट्राइब्स जो स्ट्रॉन्ग थी और जो कि नॉर्थ सी के माध्यम से आई थी ब्रिटेन में, तो इन लोगों ने क्या करा, इन पे इन्वेड करा और ज़बरदस्ती यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, यहाँ एंगल्स रहते थे या इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करा, और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर दिख रहा है, यहाँ पे करा सेक्शंस ने अपना रूल इस्टेब्लिश, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये लोग यहीं आए थे बस, और इन्होंने क्या करा, जो सेल्ट्स थे उनको वेल्स की तरफ, ये जो रीजन आपको दिखेगा बाद में, ये यहाँ इतना, यहाँ इधर भगा दिया था सेल्ट्स को, जो पहले रह रहे थे। सेल्ट्स कौन, जो ब्रिटन्स और गेल्स थे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो अब बात करते हैं एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की, या फिर एंग्लो सेक्सन, जब एंगल्स और सेक्शंस आए थे ना, तो उन्होंने जो अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा, तो कितने किंगडम्स बने, तो ये है 7 किंगडम्स। पहला कौन सा, कैंट, एसेक्स, ससेक्स, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और वेसेक्स। मैप में देखना चाहोगे, ये रहा मैप। तो यहाँ ये जो वेल्स इलाका है, जो मैंने बोला था आपको कि इधर तो भगा दिया है ब्रिटन्स को, सेल्ट्स या फिर ब्रिटन्स, कि जाओ भाई यहाँ अब आप नहीं रहोगे, यहाँ हमारा राज है, ठीक है। तो ये नॉर्थम्ब्रिया, ये इधर आ गया मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, कैंट, ससेक्स और वेसेक्स, ठीक है, याद रहेगा। और अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें, तो एंग्लो सेक्शंस के आने से पहले तक, एंग्लो सेक्शंस के आने से पहले तक क्या हुआ था, कि जब एंग्लो सेक्शंस आए ना, उससे भी पहले और इवन रोमन से भी पहले यहाँ कौन आया था, एक
बहुत फेमस हिस्टोरिकल फिगर जो ब्रिटेन में आया था उस टाइम पे, कौन? जूलियस सीजर। पता है ना कौन था? ले है ना इसके बारे में तो। और जिसमें वो फेमस लाइन है कि एट टू ब्रूट, यानी कि ब्रूटस तुम भी। तो जिसने पढ़ा होगा वो रिलेट कर पाएगा, नहीं तो बस ये याद रखो कि जूलियस सीजर आया था यहाँ पे और उसने भी इन्वेड करा था ब्रिटेन में, लेकिन ये बहुत पहले, रोमन्स के आने से भी पहले। ये तो था भी कौन? रोमन रूलर ही था ना ये तो, जूलियस सीजर। लेकिन ये कब आया था पहले? 55 एंड 54 बीसी के बीच में। और ये कब आया था? जब इसके वॉर्स चल रहे थे। कौन से वॉर्स? गैलिक वॉर्स के दौरान ये आया था ब्रिटेन में, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि इसका मेन फोकस था भी नहीं इतना। पहले तो ये गलती है कि ज़्यादा इसने ध्यान दिया नहीं, और दूसरी गलती अगर जूलियस सीजर की हम माने तो इसने सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करी यहाँ के लोगों को समझने में। यहाँ के जो पीपल थे उनको ये समझ ही नहीं पाया कि क्या थे, किस टाइप के लोग थे, तो इसकी समझ से बाहर था काम, तो बस टाइम रहते निकल लिया। अब बात करेंगे नॉर्मन इन्वेजन की। नहीं, अभी हम बात नहीं कर रहे कि पूरा हम पढ़ाने वाले हैं, अभी बचा हुआ। मुझे पता है कि एंग्लो सेक्शंस में हमने लिटरेचर की बात नहीं करी, तो लिटरेचर की बात हम करने वाले हैं इसी में। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं 1066 की मेन इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये रूल कहाँ तक चला था? 449 से जब हम बात करते हैं 1066 एडी, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि यार ये पीरियड हम इतना ही क्यों मानते, इससे आगे का क्यों नहीं मानते? कि एंग्लो सेक्शंस क्या बाद में यहाँ लोग नहीं रहते थे? ऑफ कोर्स रहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था और वो था नॉर्मन इन्वेजन। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में नॉर्मन्स की विजय हुई, और नॉर्मन कौन? फ्रेंचमैन। और इन्होंने डिफीट करा इंग्लैंड को और अपना यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करा। और उस टाइम के दौरान क्या होता है? फ्रेंच बिकम्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर। नहीं तो इससे पहले क्या था? एंग्लो सेक्शंस के टाइम में क्या था? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश चल रही थी बस। और ओल्ड इंग्लिश भी इनकी लैंग्वेज थी। कहाँ से? ये लोग जो अपने जो जर्मन से आए थे ना, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? वो थी एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज या फिर ओल्ड इंग्लिश। लेकिन जब नॉर्मन्स आए फ्रेंच से, तो उन्होंने अपना लैंग्वेज यहाँ पे इस्टेब्लिश करा। और इंग्लैंड बिगिंस यूनिफाइंग अंडर द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, मच ऑफ विच इज स्टिल विद अस टुडे। यानी कि इंग्लैंड में जिसका अभी भी इम्पैक्ट है, ज़्यादातर जो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो फ्रेंच के टाइम था वो अभी तक है। और अगर नॉर्मन इन्वेजन की बात करें तो अगर बेसिकली हम जानना चाहें तो एक रूलर था यहाँ का, एडवर्ड दी कन्फेसर, जो किसकी डायनेस्टी से आता था? क्योंकि इसकी डायनेस्टी में पहले एक बहुत बड़ा किंग हुआ है। कौन? किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, उसी की लिनियज से आता है ये एडवर्ड द कन्फेसर। तो अब क्या हुआ कि इसका जो है ना, इसका कोई हेयर नहीं था। कोई ऐसा बोलते हैं ना कि उस टाइम पे राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला। तो इसका खुद का तो कोई ऐसा मतलब हेयर नहीं था। तो इसने क्या करा? हेराल्ड को अपना हेयर बना लिया। लेकिन इसने जैसे हेराल्ड को अपना हेयर बनाया, तो इसकी डेथ के बाद हेराल्ड आता है इंग्लैंड के या ब्रिटेन के थ्रोन पे। और उस टाइम पे हेरोल्ड, जिसका नाम आपने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, हेरोल्ड इस पे अटैक करता है, ठीक है। और ये यहाँ का रूलर बन जाता है, हेरोल्ड। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगती किसको? विलियम।
विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी फ्रांस में एक जगह है, वहां से विलियम जो था, विलियम द कॉन्करर जिसको बोला जाता है, क्योंकि उसने ब्रिटेन को कॉन्कर करा। तो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ये अटैक करता है हेरोल्ड पे। तो उस बैटल में क्या होता है ना कि अब उस टाइम पे विलियम जो था वो तो बहुत ओल्ड एज में आ गया था। उस टाइम पे ये क्या करता है कि अब इसके पास ज़्यादा पावर तो है नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की जो आर्मी है वो कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं रही एंग्लो सेक्शंस के बाद, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे उस टाइम पे, बारबेरियंस। तो अब क्या हुआ कि बैटल चल रहा है, और इन द मिडल ऑफ बैटल जब लगता है इसको, विलियम को लगता है कि अब तो बेटा हार जाएंगे हम, तो ये क्या करता है ना कि एक षड्यंत्र करता है एकदम बढ़िया सा, एक प्लान करता है। और वो प्लान क्या होता है कि ये बोलता है कि हम जीत गए, ये इसने ढोल नगाड़े पिटवा दिए कि अरे हम जीत गए, और इसकी आर्मी बोल रही कि हाँ, मतलब जश्न मना रही है एकदम कि हम जीत गए। लेकिन अब जैसे ही पता लगता है ये किसको, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की जब आर्मी है, इसके अंडर में अभी लड़ रही है, हेरोल्ड के अंडर में, तो इस आर्मी को जब पता चलता है कि हमारा किंग तो मर गया, तो जैसे वो पुराने टाइम होता था ना कि अगर राजा मर गया तो आर्मी युद्ध नहीं करेगी, भाग जाएगी, तो उन्होंने भागना चालू कर दिया। और उस टाइम पे जब ये बात पता चली हेरोल्ड को कि यार ऐसा हो गया कि इन्होंने तो मेरे को बता दिया कि ये तो मर गया, जबकि मैं तो जिंदा हूं, तो ये जाता है और अपना आर्मर निकालता है और बोलता है कि मैं तो जिंदा हूं। और उस टाइम पे जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, इसकी जो सेना होती है उसमें जो बढ़िया से जो आर्चर्स होते हैं एकदम धनुषबाज तीरंदाज, वो लोग, तो वो क्या है कि इसकी आंख में तीर मारते हैं और इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, हेरोल्ड की। और तब जाके होता है 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, और यही टाइम था, ये कौन सा बैटल था पता है किसी को? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और इसी के बाद नॉर्मन इन्वेजन या नॉर्मल जो रूल है वो इस्टेब्लिश होता है। तो अब लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने अभी एक रूलर के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि वो रियल में रूलर था नहीं था हमको नहीं पता, उसका किल सिर्फ है ना 9th सेंचुरी में एक थोड़ा सा डेटा मिलता है कि वो कभी रहा होगा। और ज़्यादा बात होती है उसकी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जब अगर आपको पता होगा कि नाइट्स के बारे में जब बात होती है, जब कोर्टली रोमांस लिखे जाते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, तब उस टाइम पे बात होती है उस किंग की। कौन था वो किंग? किंग आर्थर। तो इसकी बात हम करेंगे जब नॉर्मन पीरियड के बारे में हम बात करेंगे तब। अभी के लिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। और एक एक मेजर अगर बात रह गई है वो था कि रिलीजियस कन्वर्जन जब हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ 2 दिन में हुआ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो एक सेंट ऑगस्टाइन नाम से एक सेंट था, सेंट ऑगस्टाइन। बस इतना याद रख लो कि सेंट ऑगस्टाइन जो ब्रिटेन जब आया, ठीक है, तो तब जाके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होना चालू हुआ, ठीक है। इसको किसने भेजा था? ग्रेगरी। ग्रेगरी द ग्रेट ने इसको मिशन पे भेजा था। ग्रेगरी द ग्रेट, उसने भेजा था सेंट ऑगस्टाइन को। और सेंट ऑगस्टाइन जब आते हैं तो ये आते हैं कहाँ पे? अभी हमने एक किंगडम की बात करी है, जब एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की की बात कर रहे थे तो हमने बात करी है कैंट, इस जगह पे आते हैं सेंट ऑगस्टाइन। और कब आते हैं? 597 597 एडी में। और उस टाइम पे ये आके क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चालू करते हैं। नहीं तो इससे पहले एंग्लो सेक्शंस का तो क्या ही है, तो बारबेरियंस है और ये थे पेगन्स, जैसा कि हमने पहले बात करी है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, लिटरेचर की जब बात करेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि बाद में चीज़ें कंफ्यूजन ना हो।
हम्म, तो पहली यहाँ 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, और ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी या फिर प्रिंटेड वाला जो एक टाइम, नहीं, ये हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हैंड रिटन। और उस टाइम पे ऐसा था ना कि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो ये एक होता नहीं, एक ही कॉपी अवेलेबल होती थी, या फिर किसी ने अगर कॉपी बनवाई है तो वो भी हैंड रिटन, तो बहुत रेयर मानी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। तो इनको जब प्रिजर्व करने का काम बहुत बड़ा था, तो हर किसी के तो बस की बात नहीं है ना कि वो प्रिजर्व कर सके या फिर इवन मैन्युस्क्रिप्ट अफोर्ड भी कर सके, क्योंकि इवन पेपर्स भी जो थे अपने टाइम नहीं कि बहुत अवेलेबल है, वो बहुत रेयर, कोई वहाँ पे भी बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें थी यार, ठीक है। तो अब ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको पता है कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में हमको मिलती है। तो पहली, और जिसको हम बोलेंगे कि सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर मैन्युस्क्रिप्ट, वो थी एमएस कॉटन। एमएस कॉटन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसी के अंदर आपका सबसे जो बड़ा एपिक जो माना जाता है इस पीरियड का, बियोवुल्फ। बियोवुल्फ इस पीरियड का सबसे बड़ा टेक्स्ट माना जाता है, या फिर जो इसको बोलते हैं एपिक, बियोवुल्फ। इसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में पूरी डिटेल में कि क्या था क्या नहीं। अभी तो हम बस बेसिकली आपको एक आउटलाइन होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है या हम क्या पढ़ने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम आपको बताएं तो इस पीरियड में टोटल जो लिटरेचर बचा है ना, टोटल लिटरेचर ही 30,000 लाइन्स का, बस 33,000 लाइन्स इसमें आ जाता है पूरे एंग्लो सेक्सन पीरियड का लिटरेचर। और अब इसका अगर मैं कंपेयर करूं किसी एक राइटर से, जो बाद में चौसर के टाइम पे अगर एक राइटर था जॉन गोवर, जिसने लिखी थी कन्फेसियो अमांटिस। तो ये जो बुक थी ना जॉन गोवर की, इस अकेली बुक में 33,000 लाइन्स थी। कहाँ तो 30,000 लाइन्स में पूरा आ जाता है एंग्लो सेक्सन पीरियड का लिटरेचर, और कहाँ एक ही बुक में 33,000 लाइन्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ इतना ही लिटरेचर था, बहुत लिखा गया था, बहुत कुछ लिखा गया होगा तब जाके इतना बचा है, नहीं तो इतना भी नहीं बचता। कितना लिखा गया होगा तब जाके हमको मिला है 30,000 लाइन्स का लिटरेचर। तो इससे पहले हम बात करें ये पूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, इससे पहले एक फैक्ट और बताना चाहूँगा आपको, और वो है कि ये जो बचा है ना 30,000, सॉरी 30,000, ओके, 33 तो किसका था, कन्फेसियो अमांटिस का, और ये 30,000 लाइन्स जो बची है वो है एंग्लो सेक्सन पीरियड की। तो अब क्या है ना, ये भी जो बचा है ये प्रॉपर नहीं है कि पूरी बुक मिल जाएगी आपको, नहीं, इसमें भी क्या हो, कुछ तो रोटन पेज है ना, खराब हो गए ऐसा, या फिर बर्ंट, ये जला दिया गया। कब जलाया गया था, जब वाइकिंग इन्वेजन हुआ था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ मोनेस्ट्रीज में जो बुक्स थी, लाइब्रेरीज थी, वो सारी जला दी गई थी, और उसी में से एक है बियोवुल्फ है ना, ये इसका भी कुछ पोर्शन हमको जल गया था, तो वो नहीं है, तो अभी हमारे पास पूरा नहीं है। बस उसके बाद एक राइटर जो आया था उसने क्या है कि ट्राई करा उसको फिर से बनाने के कि यार ऐसा रहा होगा या इस टाइप से कुछ है ना, अज्यूम करके थोड़ा लिख दिया। तो इसमें एक और टेक्स्ट था जूडिथ, और अभी हम बात कर रहे हैं इसकी एमएस कॉटन की, ठीक है। एमएस कॉटन के अंदर बियोवुल्फ, जूडिथ एंड 3 प्रोज वर्क्स थे अलग, और इसके अलावा 3 प्रोज वर्क्स भी थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पोइट्री ही लिखी जा रही थी, प्रोज भी थे। अब सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट जो कि बहुत पॉपुलर है, और इसके अंदर आते हैं जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल, क्राइस्ट एंड सैटन। तो ये थी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट जो कि बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड के अंदर अभी प्रिजर्व करके रखी गई है। तो इसके अंदर क्या था, जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल, क्राइस्ट एंड सैटन। ये बहुत रिलीजियस वर्क थे। और अब एक बहुत फेमस, ठीक है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि द एग्जिटर बुक, ये मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसके अंदर क्या था, क्राइस्ट, जूलियाना, द
द वांडरर, द सीफेरर, विडसिथ, डियोर और मैनी अदर शॉर्ट पीसेस। तो ये डियोर, विडसिथ, सीफेरर, ये जो स्टोरीज थी ना, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब एक और बच जाती है लास्ट, जो आज की हम वीडियो में अगर बात करेंगे तो सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं लास्ट, और इसके बाद अगली वीडियो में हम पूरा डिटेल में, जैसे बियोवुल्फ हो गया या फिर ये अपना विडसिथ, डियोर, ये सब जो जितने भी जो है ना, जितने वर्क्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी ये क्या वर्सेली बुक है, ठीक है, ये लास्ट मैन्युस्क्रिप्ट है फोर्थ। तो इसको कहाँ रखा गया है? कैथेड्रल लाइब्रेरी वर्सेली के अंदर। और इसके अंदर जो वर्क्स थे वो थे एंड्रियास, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, एड्रेस ऑफ द सोल टू द बॉडी एंड द ड्रीम ऑफ द रूड एंड एल। तो ड्रीम ऑफ रूड है ना, ये कौन सी थी? विजन पोइट्री। तो इस टाइम पे क्या है कि इससे पहले हमको कोई डेटा नहीं मिलता कि इससे पहले विजन पोइट्री भी लिखी जा रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उस टाइम का विजन पोइट्री के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, और हो सकता है मैं अगले वीडियो जल्द ही ले आऊँ और उसके अंदर हम बात करें डिटेल में हर एक वर्क की जिसके बारे में आपको जानना है। और फिर हम शुरू करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि इसके अगली वीडियो आएगी, उसके अगली में हम बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगली वाली में हमको पूरा एंग्लो सैक्सन पीरियड का लिटरेचर समझना है, और जो स्टोरीज हैं, और हमारा जो एक किंग रह गया है आर्थर, उसकी बात करनी है ना। ये भी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर समझ आया तो अप्रिशिएट करना ना भूलें, और अब अप्रिशिएट कैसे करना वो आपको बेटर पता है। तो टेक केयर, और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की ये बेहतरीन वीडियो, जिसमें आपको आशा करता हूँ कि सब कुछ सही से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ रह गया हो, ऐसा ना कि यार हमसे कुछ छूट गया हो, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हमने बताई है, कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें होता है ना कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो अगर उसमें कोई आपको अलग से समझना हो या अलग कोई सुझाव हो कि इस तरीके से बताओ, तो हम भी ट्राई कर लेंगे थोड़ा, है ना। और क्या ही कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।